हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मॉक टेस्ट वीडियो, जिसमें आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, साथ ही साथ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए चलता हूँ वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइडियल सेक्टर एलोकेशन इन ए सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड में आदर्श यानी कि आइडियल सेक्टर आवंटन यानी कि कितना बांटा जाता है, क्या है? लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, नॉट मोर देन 2, ग्रेटर देन 10। कोई भी सेक्टोरल फंड में सेक्टर एलोकेशन जो हम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं। किसी भी 2 सेक्टर के साथ में मिलकर हम एक सेक्टोरल फंड बना सकते हैं जो कि मार्केट में NFO ला सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, नॉट मोर देन 2। इफ आई रिक्वायर 5 लाख आफ्टर 2 ईयर्स विच मेथड विल आई फॉलो। यदि मुझे 2 वर्षों के बाद में 5 लाख रुपए की आवश्यकता है तो मैं कौन सी विधि अपनाऊंगा? डिस्काउंटेड मेथड विद इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर के साथ में छूट विधि। डिस्काउंटेड मेथड विद इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर के साथ छूट विधि। कंपाउंडिंग मेथड विद इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर के साथ में चक्रवर्ती विधि। कंपाउंडिंग मेथड विद इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर के साथ में चक्रवर्ती विधि। अगर मुझे चाहिए कि मैं कुछ ऐसा फंड इन्वेस्ट करता रहूँ जिससे कि मेरा 2 साल बाद 5 लाख रुपए हो जाए, तो अगर मैं नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और 2 साल बाद में कोई भी नॉर्मली रेट पे अगर मैं अपना गोल लेके चल रहा हूँ तो शायद मुझे 5 लाख ना मिले। लेकिन अगर मैं कम फंड लगाता हूँ, जो मैं पहले नॉर्मली ब्याज के साथ में सोच रहा था, अगर मैं उससे कम लगाता हूँ और मैं लगाता हूँ ब्याज दर जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिले, तो उसमें मेरा 5 लाख शायद हो जाए। तो मैं जो विधि अपनाऊंगा वो कंपाउंडिंग मेथड विद इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर के साथ चक्रवर्ती विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान। स्वचालित पुनर्निवेश यानी कि दोबारा से निवेश करना चाहते हैं तो उस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट अलाउज द इन्वेस्टर टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। यह निवेशक को लाभांश की राशि को पुनर्निवेश करने की अनुमति देता है। इट इंश्योर्स डेट द इन्वेस्टर रीप्स द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक को चक्रवर्ती ब्याज का लाभ मिले। Some funds allow the investor the invest the dividend in the other scheme also। कुछ फंड निवेशक को लाभांश को अन्य योजनाओं में भी निवेश करने की अनुमति देते हैं। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो स्वचालित यानी कि पुनर्निवेश करना चाहता है तो उस योजना में कौन सा हमारा कथन सत्य है? तो ये रहेगा ऑल ऑफ द अबव, डी। इसमें हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो ये हमारे सारे ऑप्शन सही रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ETF कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ ओपन एंड एंड क्लोज एंड। ETF में ओपन एंड क्लोज एंड की सर्वोत्तम विशेषताएं सम्मिलित हैं। यानी कि ओपन एंडेड फंड होता है, क्लोज एंडेड फंड होता है, ये दोनों का फीचर मिक्सअप मिला के ETF कहलाता है। इट्स प्राइसिंग इज लिंक्ड टू द इंडेक्स। इसका मूल्य निर्धारण सूचकांक से जुड़ा हुआ है, यह इंडेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। ETF रिकवर हैवी लोड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ETF निवेशकों से भारी लोड यानी कि जो एग्जिट लोड वगैरह होता है उसको वसूलता है। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा सी। तो इसमें जो पूछा गया वो ये पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ETF जो रिकवरी करता है वो हैवी लोड के साथ में नहीं करता, उसका नॉर्मल लोड रहता है, नॉर्मल चार्जेज होते हैं, और वो आपका ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड होता है और इंडेक्स से जुड़ा हुआ होता है, तभी उसको बोलते हैं ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इन्वेस्टर जनरली बियर्स द हाईएस्ट एक्सपेंसेस। निम्नलिखित में से किसमें निवेशक आमतौर पर सबसे अधिक खर्च वहन करता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बैलेंस फंड्स, कमोडिटी फंड्स, फंड ऑफ फंड। तो इनमें से फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड है जिसमें सबसे अधिक खर्चा निवेशक को दिया जाता है, इनकी निवेशक जो वहन करता है सबसे अधिक खर्च वहन करता है, हैवी लोड इसके ऊपर लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड का लाभ नहीं है? रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेन देन लागत में कमी, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सुविधा और लचीलापन, टेलर मेड पोर्टफोलियो यानी कि किसी के द्वारा बनाया गया एक पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी तरलता,
यानी कि लिक्विडिटी है उसमें, तो इसमें से म्यूचुअल फंड का जो लाभ नहीं है वो रहेगा सी टेलर मेड पोर्टफोलियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए बनाया हुआ नहीं होता जो अपने हिसाब से चलता हो, ये एक फंड मैनेजर के जरिए होता है, तो इसका फंड मैनेजर ही मेंटेन करते हैं, फंड मैनेजर ही इसका अपना आगे तक किस फंड में ऐड करना है किस में नहीं करना है वो सब कुछ देख रेख फंड मैनेजर का काम है। तो इसका आंसर रहेगा सी टेलर मेड पोर्टफोलियो, जो कि म्यूचुअल फंड का लाभ नहीं है। वन कैन इन्वेस्ट इन एमएफ ओनली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, कोई व्यक्ति केवल वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। सही और गलत, इसका आंसर है गलत, यानी कि बी फॉल्स। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो वो डायरेक्ट एएमसी के ऐप से ले सकता है, एएमसी में फॉर्म साइन करा के ले सकता है, किसी भी ब्रोकर से ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकता है, उसके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एवरेज नेट असेट ऑफ स्कीम इज 3000, टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ ए स्कीम 10,000, व्हाट इज द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, योजना की टोटल संपत्ति जो है, एवरेज संपत्ति जो है वो 3000 है, योजना का कुल लेन देन 10,000 का है, पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात क्या है, तो टोटल जो उसका लेन देन है उसमें डिवाइडेड बाई 3000 इनकी जो उसका एवरेज कॉस्ट आ रही है निकल कर उसको कर देंगे, तो आंसर आएगा 3.33, आंसर रहेगा सी 3.33। इन्वेस्टर हु वांट्स लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू गोल्ड शुड ऑप्ट फॉर, जो निवेशक सोने में दीर्घकालिक निवेश यानी कि लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं उन्हें निम्न में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, ईटीएफ गोल्ड, गोल्ड सेक्टर फंड, गोल्ड फ्यूचर, ज्वेलरीज। कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म में गोल्ड सेक्टर में फंड अपना लगाना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको ईटीएफ गोल्ड में लगा देना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा ए ईटीएफ गोल्ड। विच ऑफ द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सी अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा है, यानी कि कम समय के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में किसको यूज कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गिल्ट। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ए सी और डी को यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आप ट्रेजरी बिल्स लगा सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बी ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। विच ऑफ द मोस्ट लिक्विडिटी असेट, सबसे अधिक तरलता वाली परिसंपत्ति कौन सी, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो वो कौन सा असेट है, गोल्ड, इक्विटी, डेप्थ या रियल एस्टेट, तो इसका आंसर रहेगा डी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसी संपत्ति है, ऐसा सेक्टर है जिसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है। आज रेट कुछ और है, कल को कुछ और है, कब कितना चेंजेज आ जाए कोई पता नहीं लगता। ए स्कीम कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन इट्स, एक योजना अपने पर लाभांश वितरित कर सकती है, यानी कि कोई भी एक स्कीम है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना चाहती है तो कैसे दे सकती है, रियलाइज्ड प्रॉफिट यानी कि जो उसको प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स देने के बाद में जो प्रॉफिट है, रियलाइज्ड एंड नॉन रियलाइज्ड यानी कि जो उसको प्रॉफिट हो चुका है, जो आगे होने वाला है, जो उसने बुक नहीं किया है, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा ए रियलाइज्ड प्रॉफिट। कोई भी स्कीम जब अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है तो जो वो प्रॉफिट कमा चुकी होती है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड को वो बांटती है। बैंक लैंड्स अगेंस्ट, बैंक इसके बदले ऋण देते हैं, बैंक किसके बदले में ऋण देते हैं, प्लेज्ड यूनिट्स यानी कि आपकी यूनिट्स को प्लेज करके गिरवी रख के, डिविडेंड्स, नॉमिनेशन नॉमिनी के रूप में, रिडम्पशन यानी कि आपकी जो रिडम्पशन होना है उसके भाग पर। तो बैंक जो लोन देते हैं वो देते हैं प्लेज्ड यूनिट यानी कि सिक्योरिटी के रूप में, आपका प्लेज्ड यूनिट, आपकी जो यूनिट्स रहेंगे उनको प्लेज कराएंगे, उनको गिरवी रखेंगे और आपको लोन दे देंगे। एसआईडी इज अप्रूव्ड बाय, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कौन अप्रूव करता है, इन्वेस्टर, स्पॉन्सर, एएमसी एंड ट्रस्ट कस्टोडियन। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो होता है वो एएमसी और ट्रस्ट दोनों के बीच में सहमति होती है, उसके बाद वो अप्रूव्ड होता है, तो इसका आंसर रहेगा सी एएमसी एंड ट्रस्ट। प्रिपरेशन ऑफ विल इज पेसिमिस्टिक एक्सरसाइज सो इट इज बेटर टू अवॉइड, इच्छा शक्ति की तैयारी एक निराशावादी अभ्यास है इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। प्रिपरेशन ऑफ विल यानी कि कोई भी वसीयतनामा अगर आप बनाते हो तो ये एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसके लिए बचना ही बेहतर है, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ में होता है, इच्छा शक्ति है, वसीयत बनाते हैं तो वो एक प्लानिंग के साथ में होता है, तो इससे बचना बेहतर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी फॉल्स।
STCG इन गोल्ड इज एप्लीकेबल इफ द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन। सोने में STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लागू होता है यदि होल्डिंग अवधि निम्न में से कम है। 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 9 मंथ्स। देखिए, आपको एक बात जाननी चाहिए कि लास्ट वीडियो में मैंने इसका आंसर सी बता दिया था 36 मंथ, जो कि गलत है क्योंकि पहले 36 मंथ होता था, लेकिन 2024 के बाद में गवर्नमेंट की जो बिल आया है, गवर्नमेंट के बिल में 24 मंथ्स तक अगर आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके ऊपर STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लागू होगा। इसका आंसर रहेगा बी, 24 मंथ्स। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। संस्थागत निवेशक के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो उसको क्या देने की जरूरत नहीं है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA बोलते हैं इसको, पैन कार्ड, ऑथराइज्ड सिग्नेचरी लिस्ट, तो उसको P&L अकाउंट देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये 3 डॉक्यूमेंट B, C और D ये कंपलसरी हैं, बिना इसके कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना अकाउंट प्रोसेस नहीं करा सकता। कट ऑफ टाइम आर, कट ऑफ समय क्या है। एग्रीड बिटवीन AMC एंड डिस्ट्रीब्यूटर, AMC और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में सहमति। डिफरेंट फ्रॉम एवरी RTA, प्रत्येक RTA के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के लिए अलग अलग। प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी यानी कि जो सेबी ने निर्धारित कर दिया है। डिफरेंट फ्रॉम AMC टू AMC, AMC से AMC के लिए अलग अलग। तो इसका आंसर रहेगा सी, प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी यानी कि जो सेबी ने निर्धारित कर दिया है वही कट ऑफ टाइम एप्लीकेबल रहेगा। MF इन्वेस्ट आर रेगुलेटेड बाय म्यूचुअल फंड, निवेशकों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। MF, सेबी, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड में जो भी हम निवेश करते हैं उसको सेबी रेगुलेट करती है, तो इसका आंसर रहेगा बी, सेबी। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर प्रोवाइडेड कमीशन फॉर अप टू, वितरकों को अधिकतम कमीशन प्रदान किया जाता है। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड। डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर कोई भी म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसको कमीशन तब तक मिलता है जब तक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा उसका कमीशन आना बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी, इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप ए कैडर ऑफ वेल ट्रेन्ड एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। सेबी अच्छी तरह प्रशिक्षित एजेंटों और वितरकों का एक कैडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। ट्रू और फॉल्स, तो जो एजेंट होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनको डेवलप करने का काम AMC का है, ना कि सेबी का। सेबी केवल रेगुलेट करती है, तो इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स। हाई रेगुलर इनकम यील्ड इज इंडिकेटर ऑफ स्कीम वीकनेस, उच्च नियमित आय प्राप्ति योजना की कमजोरी का सूचक है। ट्रू और फॉल्स, यानी कि हाई रेगुलर इनकम का जो यील्ड है यानी कि जो प्राप्त हो रही है, आय प्राप्त हो रही है, वो आपकी कमजोरी का सूचक है। ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स, यानी कि हाई यील्ड इनकम आपकी कमजोरी का नहीं बल्कि आपकी मजबूती का सूचक है। यूनिट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू, यूनिट धारकों को ये अधिकार हैं। रिसीव इंफॉर्मेशन दैट कैन इफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, ऐसी जानकारी प्राप्त करना जो उनके निवेश को प्रभावित कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इवन इफ मार्केट गोज डाउन, बाजार में गिरावट होने पर भी पूंजी की सुरक्षा। स्यू द MF और ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड या ट्रस्ट पर मुकदमा करना। एश्योर्ड रिटर्न इवन इफ देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी ना होने पर भी सुनिश्चित रिटर्न। यूनिट धारक जो होते हैं उनको ये अधिकार है कि वो जो भी निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसी जानकारी प्राप्त करना जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। तो इसका आंसर रहेगा ए, रिसीव इंफॉर्मेशन दैट कैन इफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, ऐसी जानकारी प्राप्त करना जो उनके निवेशक को प्रभावित कर सकती है, जो उनके निवेश को प्रभावित कर सकती है। अनऑडिटेड रिपोर्ट हैज टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एवरी, यानी कि अनऑडिटेड रिपोर्ट जो होती है उसको समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में और 3 साल में, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका आंसर रहेगा बी, 6 मंथ से। एवरी 6 मंथ अनऑडिटेड रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाना चाहिए। हु प्रमोट्स MF, म्यूचुअल फंड को कौन प्रमोट करता है। स्पॉन्सर, कस्टोडियन, AMC, ट्रस्टी। तो इसका आंसर रहेगा स्पॉन्सर, ए। स्पॉन्सर जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं, वो प्रमोटर भी कहलाते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में गलत हुआ था, वो हमने इसमें सही कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी गलत है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आगे सही करने की पूरी कोशिश करेंगे, सही आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज भी समय से मिलती रहें। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।